नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग की आग थमी जरूर है, शांत नहीं हुई है। जी हां, हालांकि ये सिर्फ एक विराम है। इस दौरान वार्ता हुई जो वो भी बेनतीजा रही, जिसके बाद अब दुनिया टेंशन में है कि अमेरिका और ईरान का अगला स्टेप आखिर होने क्या वाला है। अब अमेरिका और ईरान के बीच में जारी तनाव में चीन की एंट्री हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच में सीज फायर कराने में भी चीन की अहम भूमिका रही। हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिका भी चीन के साथ टकराव से बचने का प्रयास कर रहा है। हॉर्मुज पर दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, जहां पर अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान किया, वहीं चीन ने उसके मामलों में दखल नहीं देने की चेतावनी दी। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका को महज कुछ समय में ही हॉर्मुज की नाकेबंदी हटा लेने पर मजबूर होना पड़ा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे अमेरिका वर्सेस चीन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी पिक्चर पेश करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ। दोनों ओर से तोपें कुछ समय के लिए शांत जरूर हुई, दोनों के बीच वार्ता हुई लेकिन नाकामयाब रही। बताया जा रहा है अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर समझौतों के लिए अड़े हुए हैं, लिहाजा वार्ता नाकाम रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अमेरिका ने अब 10 शर्तें पेश कर दी हैं ईरान के सामने दूसरे फेज की वार्ता के लिए। आखिर वो क्या शर्तें हैं और क्या ईरान उसके लिए तैयार होगा? और जो तीसरी तस्वीर, अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की खबरें जरूर, लेकिन इस बीच भी अमेरिका के से ईरान को धमकियों का सिलसिला जारी है। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अगर ईरान समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। उसके आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। पीठ हेगसेथ लगातार धमकियां दे रहे हैं। अब बड़ी बात तो यही कि जब बातचीत की मेज सजती हुई नजर आती है तो धमकियों का आखिर क्या औचित्य, बताएंगे इन तमाम खबरों के बारे में आपको। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण की वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका के साथ टेंशन के बीच ईरान की बड़ी खबर। अब बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र का ईरान को मदद देने का ऐलान हो चुका है। जी हां, यूनाइटेड नेशन ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान को $12 मिलियन की मदद मंजूर की गई है। युद्ध से प्रभावित जो लोग हैं उन्हें सहायता देने का मकसद एक तरह से है। यह बड़ा झटका अमेरिका के लिए है। अब यूएन और इसके साथ ही अमेरिका के बीच की तल्खी और बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूएन के अस्तित्व को चुनौती देते रहे और जिस रूप में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान को बहुत क्षति पहुंचाई, बड़े हमले किए, तो इस बार अब ये कहा जाए कि ईरान एक तरह से विक्टिम बन चुका है और ईरान ने यूएन से गुहार लगाई थी कि जितना बड़ा नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए मदद की जरूरत है। अब संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को मदद के लिए $12 मिलियन की मदद मंजूर कर दी है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर फिर से किया है बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से अटैक की खबर, सिडोन के पास में अटैक ये हुआ है। बताया जा रहा है ये अटैक इस कदर खतरनाक था कि काफी दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। फिर से एयर स्ट्राइक कर दी, फिर से मिसाइल दाग दी है। आईडीएफ ने लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकाने बताकर दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया है और ये उसकी तस्वीरें हैं। काफी दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया और ऐसा नजर आता है कि इजराइल कमर कस चुका है। इजराइल मंसूबों को अंजाम देगा और लेबनान को पूरी तरह से खत्म कर देगा। ये लड़ाई अब लेबनान वर्सेस इजराइल की नजर आती है, हिजबुल्लाह नहीं। ऐसा लगता है कि अब इजराइल मन बनाकर बैठा है कि ईरान के साथ का सीज फायर की खुन्नस वो लेबनान के साथ उतारेगा और लेबनान पर उसका गुस्सा साफ तौर से नजर भी आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ईरान के साथ में युद्ध में भले ही बढ़त का दावा कर ले, लेकिन हकीकत इसकी उलट है। ईरान का एक मददगार अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि खुद ट्रंप भी उसका मुकाबला करने से बच रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के दौरान सबसे संवेदनशील मुद्दा रहा हॉर्मुज स्ट्रेट, एक ऐसा रास्ता जिससे होकर दुनिया में करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। जंग के दौरान पहले ईरान ने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा और फिर अमेरिका ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि अमेरिका का हॉर्मुज की नाकेबंदी का प्लान बहुत ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। महज 2 दिन की नाकेबंदी के बाद ही अमेरिका ने हॉर्मुज खोल देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है
कि अमेरिका ने चीन के रुख को देखते हुए नाकाबंदी हटाने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि अब हॉर्मुज सबके लिए खुला है। ट्रंप के मुताबिक चीन से इस संबंध में बात हुई और चीन ईरान को हथियार नहीं देने पर राजी हो गया। चीन ईरान को हथियार नहीं देगा, जिसके बाद ही अमेरिका ने हॉर्मुज को खोलने का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक सीज फायर के दौरान पिछले दिनों चीन ने ईरान को कुछ हथियार भेजे थे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान को हथियार नहीं देने को कहा गया और इस पर चीन के राष्ट्रपति रजामंद हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जब वो चीन जाएंगे तो शी जिनपिंग उन्हें गले लगा लेंगे। ट्रंप के मुताबिक जिनपिंग के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान को ईरान ने नाकाम कर दिया और इस काम में चीन ने उसका साथ दिया। ईरान की परमिशन पर हॉर्मुज से चीन के जहाज बेधड़क जा रहे थे, जिनका अमेरिका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। नाकेबंदी के पहले दिन ही 20 जहाज हॉर्मुज में अमेरिका की आंखों के सामने से गुजर गए। इनमें से ज्यादातर जहाज चीन के थे। ईरान चीन के जहाजों को पहले केशम द्वीप ले गया और फिर उन्हें हॉर्मुज से बाहर भेज दिया। अमेरिकी सेना भी चीनी जहाजों पर हमले से बचती रही और इसी बीच लाइबेरिया के जहाज भी हॉर्मुज पार कर गए। दरअसल चीन ने अमेरिका को उसके मामले में दखल नहीं देने की चेतावनी दी थी। अमेरिका जानता है कि अगर हॉर्मुज में चीन के जहाजों को निशाना बनाया गया तो चीन साउथ चाइना सी में हंगामा मचा सकता है, जहां से दुनिया का करीब 33% व्यापार होता है। साफ है कि चीन के आगे राष्ट्रपति ट्रंप ने सरेंडर कर दिया और हॉर्मुज को सभी देशों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। अब देखिए, सुपर पावर का सरेंडर क्या इसे माना जाए? बार बार दावे तो यही किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि चीन का यूएस के साथ में बड़ा खेल हो चुका है। ऐसा क्यों? दरअसल चीन का यूएस के साथ में खेल का जिक्र इस रूप में हो रहा है कि ईरान ने चीन के जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। अब नाकेबंदी तो अमेरिका की तरफ से की गई थी। ये नाकेबंदी रही। अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद 20 जहाज हॉर्मुज पार भी कर गए। अब चीन के जहाजों को रोकने से अमेरिकी सेना बचती नजर आई, ऐसा दावा किया जा रहा है और यही बात चीन को मजबूती दे देती है। चीन के जहाजों की आड़ में हॉर्मुज अब लाइबेरिया के जहाज भी पार कर गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। चीन ने दरअसल यूएस को दखलंदाजी नहीं करने की चेतावनी क्लियर कर दी है। हॉर्मुज में चीन को रोकने पर साउथ चाइना सी में बवाल हो सकता है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। साउथ चाइना सी से दरअसल दुनिया का 33% व्यापार होता है और यही वजह है कि साउथ चाइना सी में चाइना ने घेराबंदी करने की, नाकेबंदी करने की एक तरह से धमकी दे रखी है और यही वजह है कि अब माना जा रहा है इसी डर से, इसी आशंका से चीन को छूने की भी कोशिश अब अमेरिका नहीं कर रहा और यही वजह है कि नाकेबंदी का चीन पर कोई असर फिलहाल पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग इजराइल की लेबनान में बड़ी बढ़त नजर आती है। वर्ल्ड ब्रेकिंग, तो इजराइल लगातार लेबनान पे बड़े हमले कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के मेस अल जबल में कब्जे का दावा किया जा रहा है। देखिए ये तस्वीर, यहाँ पर ये आपको तस्वीर नजर आ रही है। इजरायली झंडे जगह जगह नजर आ रहे हैं। एक कस्बे के बीचों बीच आईडीएफ के जवानों ने झंडा फहरा दिया है इजराइल का। ये जो आपको झंडा फहराता हुआ नजर आता है, दरअसल ये है इजरायली झंडा। अब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवानों ने इस जगह पर, जिस जगह पर हमला ये झंडा गाड़ा है, दरअसल ये दक्षिणी लेबनान का इलाका है। दक्षिणी लेबनान का मेस अल जबल में कब्जा करने का दावा है और अगर ऐसा है तो समझिए ये बड़ी घातक तस्वीर है, चिंता की तस्वीर है मिडिल ईस्ट के लिए। और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार उसको हिदायतें दी जा रही है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल ने किया है बहुत बड़ा दावा। दावा ये कि दक्षिणी लेबनान के एक स्कूल में हथियार मिले हैं। हिजबुल्लाह के हथियार बरामद होने का दावा किया जा रहा है और ये हथियारों का जखीरा जो बरामद हुआ है, जल्दी से एक बार इसे फुल फ्रेम में दिखाते हैं। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये हिजबुल्लाह के हथियार होने का दावा किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक स्कूल से ये हथियार बरामद किए हैं। लगातार यही तो आरोप लगाता रहा इजराइल कि हिजबुल्लाह या ईरान के तमाम प्रॉक्सीज कभी अस्पताल, कभी स्कूलों को एक तरह से अपना हथियार रखने का एक अड्डा बना लेते हैं, अपने अलग अलग स्थान बना लेते हैं और ये स्कूल तो नहीं हो सकता जिस जगह से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है,
क्या जो तस्वीर पेश की गई है आईडीएफ की तरफ से ये तस्वीर सही है? अगर ये सही है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई लगातार आईडीएफ कर रहा है और उसी स्थान से बड़े हथियारों के जखीरे बरामद किए गए। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने सटीक हमले किए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन हमलों में अमेरिका को हुए नुकसान की एक बहुत बड़ी वजह चीन भी था। जंग में ईरान जैसा कमजोर देश भी अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे सीना तान कर खड़ा दिखा। ट्रंप की आंख में आंख डालकर ईरान लगातार पलटवार की धमकी देता रहा। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दम थी चीन और रूस जैसी महाशक्ति की, जो लगातार हर कदम पर ईरान के हमसफर बनकर चल रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई। अमेरिका के सैन्य बेसों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजरायल को तो जैसे ईरान ने समतल कर डालने की कसम खा ली। खबर है कि ईरान के इन सटीक हमलों के पीछे थी चीन की तीसरी आंख। चीन के सैटेलाइट ने ईरान के आईआरजीसी को मदद दी और आईआरजीसी ने सटीक हमला बोला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मिडिल ईस्ट में हुई जंगी तबाही में अहम भूमिका निभाई। इसकी मदद से ईरान ने जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक किया। बताया जा रहा है कि अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है, जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। यानी चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडर्स ने सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। नई व्यवस्था के तहत आईआरजीसी को एम्पोसैट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशंस के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसैट बीजिंग में सैटेलाइट सेवाएं देती है। इसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में फैली हुई है। खबरों के अनुसार सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। चौदह मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुवाफाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को ट्रैक किया। सैटेलाइट की निगरानी का दायरा और भी बड़ा था। इसमें कुवैत के कैंप ब्यूरिंग और अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती के कैंप लेमोनियर और ओमान के दुक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकाने शामिल थे। साथ ही इसने खाड़ी क्षेत्र के नागरिक ढांचे पर भी नजर रखी। माना जा रहा है कि आईआरजीसी को इस मदद के पीछे चीन की सरकार का हाथ था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना चीन सरकार की इजाजत के कोई भी चीनी कंपनी किसी सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं कर सकती। साफ है कि चीन के सैटेलाइट ने ईरान को ऐसी मदद दी जो अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आखिर ईरान के साथ में कैसे चीन की तीसरी आंख है और ये कैसे तीसरी आंख ईरान की बड़ी ताकत बन गई है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि आईआरजीसी को चीन का बड़ा साथ मिला TEE-01B सैटेलाइट के माध्यम से। दरअसल ये है जंग में ईरान की मदद करने वाली बड़ी सैटेलाइट, और जंग में ईरान ने चीन की TEE-01B की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया। ये दरअसल चीन की थर्ड आई मानी जाती है, तीसरी आंख जो ईरान के साथ में रही इस पूरे युद्ध के दौरान। चीन की थर्ड आई एक तरह से जो कंपनी ने TEE-01B को तैयार किया, विकसित किया और उसे लॉन्च किया, और उसके बाद में ईरान की आईआरजीसी की एयरोस्पेस फोर्स ने उसे लिया। TEE-01B सैटेलाइट का एक तरह से नियंत्रण पूरी तरह से नजर आया। अब आईआरजीसी को
एम्पोसेट कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच एक तरह से मिल गई। दूसरी तरफ जानकारी यह है कि बीजिंग की सैटेलाइट सर्विस देने वाली ये एम्पोसेट कंपनी है। अब ये समझिए कि ईरान को आखिर ये टीईई सैटेलाइट से मदद कैसे मिली। इस सैटेलाइट से दरअसल कई तस्वीरें ली गई जो कि अमेरिकी सैन्य बेसिस की थी, जो कि मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर सैन्य बेसिस अमेरिका के थे, वहां की तस्वीरें ली गई। अब जानकारी यह है कि 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी इसी चीनी सैटेलाइट के माध्यम से ईरान तक पहुंची। वहीं 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी में तैनात यूएस विमानों को नुकसान की बात भी स्वीकार की। वहीं जॉर्डन के मुफाक साल्ती बेस की बात हो या बहरीन की 5वीं फ्लीट की गतिविधियां, ये सारी चीजें इसी सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक की गई। इराक का इरबिल एयरपोर्ट के आसपास का जो पूरा एरिया था, वहां की गतिविधियां भी इसी चीनी सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैक की गई, जिन्हें नुकसान एक तरह से पहुंचाया गया। ईरान की तरफ से बिल्कुल सटीक इंटेल के साथ में हमलों को अंजाम दिया गया था। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि ये जो TEE-01B सैटेलाइट है, ये लगातार ना सिर्फ चीन बल्कि ईरान को भी मजबूती देती रही है। आइए इसके बारे में और बड़ी बात आपको बताती हूँ और खास बातें क्या हैं। दरअसल चीन में ये एक तरह से निगरानी सैटेलाइट तैयार किया गया। ये सैटेलाइट आसमान में रहकर धरती की हर हलचल को कवर करता है। अब बताया जाता है अर्थ आई कंपनी ने इसे लॉन्च किया और तैयार किया। अब आप समझिए सैटेलाइट की खासियत किस रूप की है। बताया जाता है ये जो सैटेलाइट है, इसका इस सैटेलाइट का रिजोल्यूशन ही करीब 0.5 मीटर तक का है। अब बताया ये भी जाता है कि इस सैटेलाइट के माध्यम से आसमान से चाहे बात विमान हो, कोई गाड़ी हो या कोई बुनियादी ढांचा, उसकी तमाम निगरानी पूरी डिटेल्स के साथ में आसानी से की जा सकती है। और यही वजह है कि बिल्कुल सटीक जानकारी ईरान को मिलती रही अमेरिका की हर हलचल की, अमेरिकी बेसिस की, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान चीन की मदद से ईरान ने एक तरह से पहुंचाया है अमेरिकी बेसिस को। चलिए बढ़ेंगे आगे, बढ़ते ही अगली बड़ी खबर की ओर। इस बीच बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, आईडीएफ ने नबाती में मचाई मौत वाली तबाही। बड़ी खबर ये, लेबनान में लगातार इजराइल के हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने लेबनान के नबाती में जमकर हमले किए हैं, खतरनाक हमले किए हैं। उसकी तस्वीर आपके सामने, मिसाइल अटैक से कई बिल्डिंग एक साथ तबाह हो गई। जो पूरा यहाँ पर कंक्रीट का जंगल नजर आता था, जहां पर इमारतें ही इमारतें हुआ करती थी, वहां पर सिर्फ धुआं और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। देखिए ये स्ट्राइक के बाद के हालात हैं। और ये एक या दो नहीं, कई जगहों पर हमले हुए एक साथ पूरे क्षेत्र में। आपको यहाँ धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की चीख पुकार या फिर सायरन की आवाजें इन दिनों लेबनान में बहुत आम हो चुकी हैं। समझिए चीन हमेशा से ईरान का मददगार रहा है। कोई नई बात नहीं है कि उसने इस युद्ध में ईरान का साथ दिया। हमेशा से चीन और ईरान की दोस्ती बहुत पुरानी है। कई खुफिया रिपोर्ट्स और कई पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि चीन ने जंग के दौरान और जंग से पहले भी कई बार ईरान की मदद की। उसकी मदद से ईरान ने कई घातक हथियार तक विकसित कर लिए हैं। मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें बहुत बड़ा हाथ ईरान की बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन पावर का रहा। लेकिन इन मिसाइलों और ड्रोन के विकास और उन्हें सटीक तौर पर निशाने तक पहुंचाने में चीन ने ईरान की मदद की। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि चीन ने ईरान को सैन्य और खुफिया सपोर्ट दिया। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन की अर्थाई कंपनी के हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस सैटेलाइट
01B ने अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी मदद से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी और सटीक हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के सटीक हमलों को धार देने के लिए जीपीएस की बजाय चीन की बाइडू 3 नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे ईरान को अमेरिकी और इजरायली जीपीएस जैमिंग से बचने में मदद मिली। खबरों के अनुसार चीन के 500 से अधिक सैटेलाइट का नेटवर्क अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की रियल टाइम डेटा ईरान को दे रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन की रडार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार ईरान के ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जों के चीन में बने होने की आशंका है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी मदद और कच्चा माल मुहैया करवाया। साल 2021 में चीन और ईरान ने एक लंबे रणनीतिक समझौते पर दस्तखत किए। इसमें आर्थिक निवेश के साथ साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई। अब आप ये भी जरा समझ लीजिए कि ईरान कैसे ताकतवर साबित हुआ है इस पूरी मिडिल ईस्ट की जंग में। ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की इस जंग में ईरान कहीं से कहीं तक पीछे नहीं रहा। आखिर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी ताकत उसमें आई कैसे? तो दरअसल उसके पीछे का बहुत बड़ा नाम है चाइना। जी हाँ, ईरान का मददगार चीन किस रूप में रहा समझिए। खुफिया सैटेलाइट सपोर्ट लगातार ईरान को उसके माध्यम से मिलता रहा। ईरान को चीन की कंपनी की निगरानी का साथ मिला। सैटेलाइट TEE-01B जो खाड़ी देशों में यूएस सैन्य ठिकानों की निगरानी करती रही और पूरी तरह से सटीक हमले में उसमें एक तरह से बड़ी मदद मिली है। इसके अलावा ईरानी मिसाइलें और ड्रोन में जीपीएस की जगह बाइडू 3 नेविगेशन प्रणाली का प्रयोग किया गया, जो ट्रैक दूसरी ये कहा जाए कि देशों की व्यवस्था में नहीं हो पाता। अब ईरान को अमेरिकी और इजरायली जो जीपीएस हैं उनकी जैमिंग से बचने में बहुत बड़ी मदद एक तरह से इसके माध्यम से मिली। वहीं चीन की जो सैटेलाइट नेटवर्क है उससे ईरान को रियल टाइम डेटा दिए जाने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन इसके अलावा ये तो आपने देखा रडार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कैसे मदद मिली, वो भी जरा समझिए। ईरान ने दरअसल चीन की मदद से अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है। चीन की रडार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान ने भरपूर किया। लेकिन ड्रोन टेक्निक जो पहले ही ईरान की बड़ी ताकत थी, वो सिर्फ ईरान की ताकत नहीं, असल में वो चीन की भी बड़ी ताकत रही। कैसे समझिए। ईरानी ड्रोन में इस्तेमाल कई पुर्जों के चीन में बने होने की आशंका है। अब चीन का नागरिक इस्तेमाल के लिए व्यापार करने का दावा भी एक तरह से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी बात यह कि मिसाइल कार्यक्रम वो भी बड़ी बात, एक तरह से बड़ी ताकत ईरान की है। लेकिन ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके लिए भी तकनीकी मदद चीन की तरफ से एक तरह से की गई। चीन से तकनीकी मदद लगातार मिली और कच्चा माल मुहैया दिए जाने की भी खबर एक तरह से सामने आ रही है। कच्चा माल मुहैया कराया गया। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ वो किस तरह से बड़ा कारगर साबित हुआ। ईरान और चीन ने रूस के साथ में कई बार संयुक्त ऑपरेशंस को लेकर एक्सरसाइजेस की है, सैन्य अभ्यास किया है। ओमान की खाड़ी में, हिंद महासागर में सैन्य अभ्यास किए गए। लेकिन उस दौरान किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो सैन्य अभ्यास किस रूप में काम आएंगे। वो सैन्य अभ्यास अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशंस में उसके खिलाफ एक तरह से करने में कामयाब रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हमास पर आईडीएफ ने की है बड़ी कार्रवाई। इस समय की बड़ी खबर, लगातार ईरान के तमाम प्रॉक्सीज पर हमले कर रहा है आईडीएफ। हमले में संचार इकाई का कमांडर हमास का ढेर कर दिया गया है। खबर यह भी है कि आईडीएफ ने कमांडर्स को भी मार गिराया, ये भी जानकारी है। 2 और कमांडर्स ढेर कर दिए गए हैं। लगातार बिल्कुल सटीक ऑपरेशंस को अंजाम आईडीएफ की तरफ से दिया जा रहा है। ईरान के साथ में सीज फायर जारी है, लेकिन ईरान के साथ सीज फायर में जिस तरह से लगातार पहले शायद हाथ बंधे हुए अब उन्हें फील हो रहे हो, तो चाहे बात हिजबुल्लाह हो या हमास, लगातार बड़े हमले आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं और बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश है।
चीन से टकराव बढ़ाने के पक्ष में अमेरिका नहीं है, ये दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल डर गए हैं कि अगर चीन को टेंशन दी गई तो उसका पलटवार कहीं ज्यादा घातक हो सकता है, और अगर चीन ने अमेरिका से कारोबार रोक लिया तो यकीनन अमेरिका के हथियारों के कारोबार और निर्माण को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से अमेरिका को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा लगभग खाली हो चुका है, लेकिन अब खबर है कि चीन से तनाव की वजह से अमेरिका की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मिडिल ईस्ट युद्ध में ईरान के हमलों से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हुआ। हथियारों की भरपाई के लिए जरूरी गैलियम पर चीन का दबदबा अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा है। बढ़ती मांग और सप्लाई संकट से चीन की रणनीतिक ताकत मजबूत हुई है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है। युद्ध की वजह से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान हुआ। इस सिस्टम में ऐसे रडार और इंटरसेप्टर शामिल होते हैं जो दुश्मन की मिसाइल और ड्रोन को पहचान कर उन्हें हवा में ही मार गिराते हैं। लेकिन ईरान ने इन रडार सिस्टम्स को निशाना बनाया, जिसके कई सिस्टम्स खराब या नष्ट हो गए। हथियारों को दोबारा तैयार करने के लिए अमेरिका को एक खास धातु गैलियम की जरूरत होती है। ये एक महत्वपूर्ण मिनरल है जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विंड टरबाइन और मोबाइल लैपटॉप चार्जर जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स में भी होता है। लेकिन समस्या ये है कि गैलियम की प्रोसेसिंग पर चीन का लगभग पूरा नियंत्रण है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे अमेरिका अपने हथियारों का स्टॉक फिर से भरने की कोशिश करेगा, गैलियम की मांग बढ़ेगी और इससे चीन की ताकत और बढ़ेगी। पिछले एक महीने में ही गैलियम की कीमत करीब 32% बढ़ चुकी है। इससे पहले भी चीन ने इस मिनरल की सप्लाई सीमित कर अमेरिका पर दबाव बनाया था, जिससे दोनों देशों के मिनरल के लिए बातचीत शुरू हुई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान के हमलों के कारण अमेरिका को एक मिसाइल गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। कुछ मामलों में एक मिसाइल को रोकने के लिए 10 से 11 इंटरसेप्टर तक दागे गए। इससे हथियारों का स्टॉक तेजी से खत्म हुआ। गैलियम के अलावा टर्बियम और डिस्प्रोसियम जैसे दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूदा सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग में भी चीन का 90% से ज्यादा नियंत्रण है। ऐसे में अगर सप्लाई में बाधा आती है तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $3 अरब का समझौता किया, जिसमें गैलियम रिफाइनरी बनाने की योजना भी शामिल है। पेंटागन ने एक कंपनी में $400 मिलियन का निवेश भी किया, जो देश की इकलौती रेयर अर्थ माइन चलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान पर इजरायली रक्षा मंत्री क्वार्ट्ज का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर, ईरान एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, ये बात कही है ईरान के रक्षा मंत्री क्वार्ट्ज की तरफ से। ईरान पर इजरायली रक्षा मंत्री क्वार्ट्ज का ये बयान है। दरअसल लगातार जिस तरह से ईरान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, अब इजराइल लगातार बड़े बयान दे रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री क्वार्ट्ज का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि मौजूदा वक्त ईरान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा है। ईरान एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। क्वार्ट्ज का ये बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। या तो वह अपना भविष्य बना सकता है या तो अपना अस्तित्व मिटा सकता है। ये ईरान की तरफ से बार बार कहा गया। अब एक तरफ बातचीत को लेकर दबाव बनाने की कोशिशें हैं, नई शर्तों की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ ये बयान, अब इस बयान को धमकी के रूप में भी लगातार देखा जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह का रॉकेट उत्तरी इजराइल में गिरा। अब बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है। इजराइल में रॉकेट अटैक है। दरअसल बताया जा रहा है
कि हिजबुल्लाह का रॉकेट उत्तरी इजराइल के एक हिस्से में गिरा है। सड़क किनारे खड़ी कार पर जाकर ये रॉकेट गिरा। मिसाइल हमले से पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। ये किस तरह का, ये क्या कोई मिसफायर था या ये कहा जाए जिस रूप में मिस टारगेट हो चुका था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने हमला तो किया लेकिन उसका हमला एक कार पे जाकर हुआ। ये एक बड़ा मैसेज भी है और कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए वो नाकाम रहे। दूसरी तरफ इजरायली सेना को ये बड़ा मैसेज है कि हमारे ऊपर, हमारे लेबनान पर हमले करना बंद करो, वरना यही हाल होगा। इजराइल की सड़कों पर सिर्फ जगह जगह के गोले बनते हुए नजर आएंगे। ये एक तस्वीर यहाँ पर जरूर नजर आई है। इजराइल के एक हिस्से में यहाँ पर हमले की खबर है, रॉकेट अटैक हुआ। ये रॉकेट दरअसल हिजबुल्लाह का बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लगातार जारी है। पहले दौर की बातचीत तो विफल हो चुकी है, दूसरे दौर की वार्ता जल्द हो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इस बीच भी अमेरिका लगातार अपनी शर्तें थोपना चाहता है। अब अमेरिका ने फिर ऐसी शर्तें रख दी जिन्हें क्या ईरान मानेगा, ये इस बड़ा सवाल है। अमेरिका ईरान के बीच जंग भले ही थम गई हो, 2 हफ्ते का सीज फायर अस्तित्व में आ गया हो, लेकिन जंग के बादल अभी भी छाए हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की वार्ता विफल हो गई और दुनिया में टेंशन एक बार फिर बढ़ गई। खबरों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द ही हो सकती है, लेकिन ट्रंप और ईरान की कड़ी शर्तें डील की राह में रोड़ा बनी हुई। माना जा रहा है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मिसाइल प्रोग्राम और हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं लग रहा। अमेरिका और ईरान के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच कूटनीतिक पहल एक बार फिर तेज हो गई। पहले दौर की नाकाम बातचीत के बाद दोनों देशों ने दूसरे राउंड की वार्ता के लिए हामी भर दी। माना जा रहा है कि जल्द ही दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठ सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देश समझौते के बहुत करीब हैं। उन्होंने संकेत दिए कि अगले कुछ दिनों में बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी माना कि दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास है, लेकिन बातचीत के जरिए इसे कम किया जा सकता है। पहले दौर की वार्ता में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट में उसकी रणनीति को बड़ा मुद्दा बताया, जबकि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को भी बातचीत विफल होने की वजह ठहराया। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी इतनी गहरी है कि हर प्रस्ताव शक की नजर से देखा जा रहा है। इसके बावजूद दूसरे राउंड की बातचीत के लिए माहौल बनना इस बात का संकेत है कि दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। खबरों के अनुसार ईरान की ओर से भी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई गई है। उसने फ्रांस समेत कई देशों से संपर्क साधकर अपना पक्ष रखा। उसने ये संकेत दिए कि वो बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो किसी भी तरह का दबाव या सरेंडर स्वीकार नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने ईरान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, जो इस बातचीत की सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है। सवाल ये है कि क्या दूसरे दौर की वार्ता के दौरान अमेरिका इन शर्तों में ढील देगा। साथ ही इस पर ईरान का रुख भी अहम है। वार्ता के बीच सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे और अपना मौजूदा 440 किलो स्टॉक उसे सौंप दे, लेकिन ईरान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का तर्क है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और ऊर्जा जरूरतों के लिए। हालांकि उसने संकेत दिए हैं कि वो कुछ साल के लिए संवर्धन पर रोक लगाने जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रस्ताव भी चर्चा में है, जिसके तहत ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस को सौंप सकता है और वो उसे प्रोसेस कर परमाणु ईंधन के रूप में वापस कर देगा। साफ है कि अमेरिका और ईरान की शर्तें और इन देशों का रुख दुनिया में शांति स्थापित करने की राह में बड़ा रोड़ा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो सकती है, लेकिन एक बार फिर से जो बड़ा रोड़ा है वो है शर्तें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान के लिए नई शर्तें एक तरह से थोपने का मन बना लिया है। वो 10 बड़ी शर्तें क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अब अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर बात कही। जो तमाम बड़ी शर्तें हैं उसमें ईरान के परमाणु ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की इजाजत की मांग की गई है। जो दूसरी शर्त का हिस्सा है वो है एनरिच्ड यूरेनियम से जुड़ा हुआ। अब अमेरिका चाहता है कि 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान सौंप दे और संवर्धन कार्यक्रम अपना बंद कर दे। अब जो तीसरी शर्त है, सभी तरह की मिसाइलों के भंडार को सार्वजनिक करना होगा ईरान को।
इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि जो लंबी दूरी की मिसाइल प्रोग्राम है ईरान की, वो भी उस पर भी नियंत्रण रहे। इसके अलावा जो अमेरिका की शर्त है, हॉर्मुज स्ट्रेट से अपना नियंत्रण हटाना होगा ईरान को। अमेरिका की कुछ और शर्तें हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग की मान्यता ईरान को देना होगा। इतना ही नहीं, उसके जो तमाम प्रॉक्सीज हैं, जिसमें हिजबुल्लाह हो या हमास या हुती विद्रोही, अमेरिका चाहता है ऐसे तमाम प्रॉक्सी नेटवर्क को मदद करना बंद करे, ईरान खत्म करे। वहीं IRGC और बासीज मिलिशिया को भी अमेरिका भंग करना चाहता है। अब अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करना और जनवरी में जो विद्रोह हुआ उसके दौरान नरसंहार के दोषियों को सजा देने की भी मांग एक तरह से रखी जा रही है अमेरिका की तरफ से। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की 10 बड़ी शर्तें हैं। तो ये वो तमाम बड़ी शर्तें हैं जो अमेरिका पहले से थोपता रहा और ईरान सीधे सीधे नकारता रहा, इनकार करता रहा। अगर यही रवैया अमेरिका का रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे दौर की बातचीत ही क्यों ना हो, तीसरे दौर की बातचीत ही क्यों ना हो, वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि यही तो वो तमाम बातें हैं जिन्हें ईरान कभी मानेगा ही नहीं। उसका क्लियर कट मैसेज है, हमारी संपत्ति, हमारी संप्रदा। ईरान को बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को हम अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका की ईरान को बड़ी चेतावनी है। यूएस रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दरअसल बड़ी धमकी दे दी है। यूएस पहले से ज्यादा ताकत के साथ में तैयार है, ये पीट हेगसेथ ने कहा। ईरान कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकता, हेगसेथ कह रहे हैं। ईरान के पास में नेवी नहीं है, उसकी निगरानी क्षमता नहीं है। पीट हेगसेथ ने एक बार फिर से दोहराया, हम चाहें तो ईरान को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि अब यूएस पहले से और भी ज्यादा ताकतवर है। क्या कहना है पीट हेगसेथ का, सुनिए जरा। But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, पीट हेगसेथ एक बार फिर से उसी बात को दोहरा रहे हैं। एक तरफ पीट हेगसेथ ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान से जंग को लेकर ट्रंप सरकार दुनिया भर में और घरेलू मोर्चे पर घिरते जा रही है। इस बार निशाने पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ है। खबर है कि जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। 7 पन्नों के इस प्रस्ताव में हेगसेथ के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगाए गए। ईरान जंग के बीच रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। विपक्षी डेमोक्रेट्स सदस्यों ने हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव के आने के बाद ईरान जंग में हेगसेथ की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल संख्या विपक्षी सदस्यों के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने 5 गंभीर आरोप लगाते हुए हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री को कैबिनेट से हटाने के लिए सीनेट और हाउस में 2/3 सांसदों की जरूरत होगी। प्रस्ताव में हेगसेथ पर आरोप लगाया गया कि ईरान के खिलाफ हेगसेथ ने बिना कांग्रेस के परमिशन लिए अवैध तरीके से युद्ध की शुरुआत की। हेगसेथ ने अपने इस काम से अमेरिकी जवानों को जानबूझकर खतरे में डाला। इसके अलावा हेगसेथ पर आरोप है कि उनके कहने पर अमेरिकी सेना ने ईरान में नागरिक ढांचों पर भी हमला किया, जिससे दुनिया भर में अमेरिका का नाम खराब हुआ। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स के सदस्यों ने सिग्नल गेट का भी प्रस्ताव में जिक्र किया। इसमें कहा गया कि हेगसेथ की लापरवाही की वजह से खुफिया जानकारी लीक हुई। हेगसेथ पर आरोप है कि उनके कहने पर ही पेंटागन ने कांग्रेस को जानकारी मुहैया नहीं कराई। हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स ने इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कवायद की थी। फिलहाल हेगसेथ को हटाने के लिए अमेरिकी सीनेट में 75 और हाउस में करीब 325 सदस्यों की जरूरत होगी।
लेकिन अभी डेमोक्रेट्स के पास इतने नंबर नहीं है। लेकिन अगर रिपब्लिकन भी एक्सेट को लेकर साथ आते हैं तो उनकी कुर्सी जरूर जा सकती है। तो ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, दरअसल उसके लिए जो प्रमुख चेहरा है वो पीट हेग्सेथ माने जाते हैं, यानी कि अमेरिका के रक्षा सचिव। लेकिन पीट हेग्सेथ, जिनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में जबरदस्ती धकेल दिया, अब पीट हेग्सेथ की खुद कुर्सी खतरे में है। उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ जरा विस्तार से। अब माना जा रहा है पीट हेग्सेथ के ऊपर गंभीर आरोप है, उनकी कुर्सी जा सकती है। डेमोक्रेट सांसदों ने दरअसल महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है पीट हेग्सेथ के खिलाफ। ऐसा क्यों? दरअसल कांग्रेस कह रही है कि बगैर कांग्रेस की इजाजत के युद्ध की शुरुआत की गई, यह आरोप पीट हेग्सेथ पर लगे हैं। अमेरिकी सैनिकों को जानबूझकर खतरे में डालने के आरोप पीट हेग्सेथ पर लगे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आरोप तो यह भी है कि ईरान में आम नागरिक ढांचों पर हमले देने का आदेश भी पीट हेग्सेथ ने ही दिया था। और यही वजह है कि अब यहां पर लगातार महाभियोग की बात की जा रही है। महाभियोग में हेग्सेथ की लापरवाही से खुफिया जानकारी लीक होने का भी जिक्र यहां पर किया गया है। अब कांग्रेस को जानकारी मुहैया कराने से पेंटागन को रोकने का भी आरोप है पीट हेग्सेथ पर है। इतना ही नहीं, पीट हेग्सेथ पर अपने पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। अमेरिकी जनता के खिलाफ काम करने का भी आरोप है। कई गंभीर आरोपों का सामना फिलहाल पीट हेग्सेथ कर रहे हैं। और अगर महाभियोग में पूरी तरह से फंस गए पीट हेग्सेथ तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी कुर्सी जा सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का बड़ा विषय हॉर्मुज है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर ईरान ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। आखिर ऐसा क्या है वो फैसला, कैसे वो जंग के फैसले को प्रभावित कर सकता है, ये भी जानिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को परेशान कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। हालांकि बाद में अमेरिका ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेड का ऐलान कर दिया, जिससे कई देशों की टेंशन बढ़ गई। हालांकि अब अमेरिका ने भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का ऐलान कर दिया और ईरान भी हॉर्मुज को लेकर नर्म रुख करने के संकेत दे चुका है। खबरों के मुताबिक ईरान ओमान के रास्ते जहाजों को मंजूरी दे सकता है। अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक चर्चा में तेहरान ने यह प्रस्ताव रखा। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर तनाव कम हो सकता है। खबर है कि तेहरान ने इस अहम जलमार्ग पर अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। अमेरिका के साथ चल रही बातचीत के प्रस्तावों के तहत ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्सों से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की मंजूरी दे सकता है। खबर है कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट की ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के जोखिम के आजादी से गुजरने देने पर विचार कर सकता है। हालांकि ऐसा तब ही होगा जब नए सिरे से होने वाले संघर्ष को रोकने के लिए कोई व्यापक समझौता हो जाए। ईरान ने ओमान के कब्जे वाले इलाके से जहाजों को निकलने देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि इस रास्ते में लगाई गई समुद्री माइंस को ईरान हटाएगा या नहीं, और क्या सभी जहाजों में अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज भी शामिल होंगे। सूत्रों का दावा है कि यह प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या अमेरिका ईरान की मांगे मानने के लिए तैयार है। दरअसल हॉर्मुज पर शिकंजे से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में अब तक सबसे बड़ी रुकावट आई। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20% तेल और LNG की सप्लाई होती है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों तेल टैंकर, दूसरे जहाज और लगभग 20,000 नाविक खाड़ी के अंदर फंसे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दरअसल ईरान लगातार ये कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा है, उसका शिकंजा है, लेकिन पहले युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसने अपना शिकंजा कसा और अब उसके बाद में जानकारी ये है कि अब एक बार फिर से उसने इस रास्ते को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। क्या कहा गया है? आईआरजीसी ने दरअसल हॉर्मुज में माइंस बिछा दी हैं ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से ना गुजर सके। और उसके लिए क्या किया, देखिए अब खबर यह है कि ईरान ये प्रस्ताव दे सकता है कि ओमान का हिस्से वाला जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां से जो जहाज है वो गुजर सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी समस्या क्या है, ये देखिए, ये जो तमाम आपको रास्ते नजर आ रहे हैं, ये सफेद धारी पुराने रास्ते की और जो हरे एरो आपको नजर आ रहे हैं वो सुरक्षित रास्ते की बात कही जा रही है। इनमें से पुराना रास्ता जहां से अब तक दुनिया भर के जहाज गुजरते थे, ये है वो पुराना रास्ता जहां से जहाज गुजरा करते थे। ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछा दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। लेकिन सबसे खास बात ये कि अब ईरान खुद नहीं जान पा रहा कि आखिर उसने माइंस लगाई कहां पर है, जबकि खबर है कि कई माइंस तो समंदर की लहरों के साथ बह चुकी हैं, दूसरी जगह पर चली गई हैं। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित माना जा रहा है। समंदर में ईरानी सेना ने जो माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की हो जाएगी। और शायद यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केश्म द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। देखिए, यह है केश्म द्वीप, लारक द्वीप और हॉर्मुज, यानी कि उस सेफ पैसेज के माध्यम से निकलने की एक बार बात दोहराई जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि ईरान खुद नहीं जानता कि आखिर ये माइंस बिछी कहाँ है और माइंस बिछी भी हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक तरह से ईरान का एक प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं, अमेरिका को दबाव में लाने के लिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जो सेफ पैसेज है वो सेफ पैसेज इतना सकरा है कि वहां से लिमिटेड नंबर ऑफ जहाज ही गुजर सकते हैं। और जिस रूट में कई दिनों से, कई महीनों से यहां पर जहाज फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसका फायदा ईरान कहीं ना कहीं उठा रहा है, एक तरह से टोल के माध्यम से, टोल वसूलते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान काफी पहले से ही जंग के दौरान नुकसान की भरपाई की मांग करता रहा है और अब तो ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया। पहले चरण के आकलन की राशि भी उसने तय कर दी है। कितनी राशि की डिमांड कर रहा है वो अमेरिका से, सुनिए। ईरान ने सीजफायर के दौरान वार्ता के लिए एक बड़ी शर्त रखी थी और वो शर्त थी युद्ध में हुए नुकसान के लिए मुआवजा। अब खबर है कि दूसरे दौर की बातचीत से पहले ही ईरान ने अमेरिका और इजराइल से मुआवजे की मांग रखी है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने कहा है कि अब तक का शुरुआती नुकसान 270 अरब डॉलर है। ईरान और अमेरिका में तनाव के बीच कूटनीतिक पहल फिर से तेज हो गई है। खबर है कि दोनों देशों ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए हामी भर दी है। इस बीच ईरान की सरकारी प्रवक्ता फातिमा मुहाजिरानी ने दुनिया के सामने 270 अरब डॉलर के नुकसान की बात कही। दावा है कि जंग के 47 दिन में जो तबाही हुई, ये उसका पहला आधिकारिक बिल है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत की। ईरान के परमाणु साइट्स, तेल गैस संयंत्रों और सैन्य ठिकानों से हुई। फातिमा मुहाजिरानी के मुताबिक ईरान निश्चित रूप से कानूनी तरीकों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा, जिसमें मिनाब में हमारे प्रियजनों के खून का मुआवजा भी शामिल है। ईरान ने पहली बार जंग में हुई तबाही का पहला आधिकारिक हिसाब किताब दुनिया के सामने रखा। फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि ये शुरुआती और बहुत मोटे आंकड़े हैं, लेकिन अब तक का नुकसान 270 अरब डॉलर है।
ये ईरान की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक बर्बादी का पहला आकलन है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये राशि 3 चरणों में आंकी जा रही है। पहले चरण में इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का आंकलन, दूसरे चरण में सरकारी राजस्व को नुकसान और औद्योगिक बंदी के असर का आंकलन और तीसरे चरण में नागरिक जीवन और लंबे समय का आर्थिक नुकसान का आंकलन शामिल है। मुहाजिरानी ने यह भी साफ किया कि मुआवजे का मुद्दा वार्ता के पहले दौर में उठाया गया था और आगे भी उठाया जाएगा। उनका दावा है कि फिलहाल ईरान सरकार नागरिकों के टूटे हुए मकान के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पा रही है। ईरानी एयरलाइंस एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में 60 नागरिक विमान बेकार हो चुके हैं, जिनमें से 20 पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। फिलहाल ईरान के पास सिर्फ 160 यात्री विमान ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर दशकों पुराने हैं। आरोप है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पहले से ही पुर्जों और तकनीकी सेवाओं की भारी कमी थी। जंग ने उसे और भी गहरा कर दिया। तेहरान, तबरीज, उर्मिया और खुरामाबाद में कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रनवे, कंट्रोल टावर और हैंगर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने $270 अरब की मांग सिर्फ अमेरिका और इजराइल से ही नहीं की। ईरान के संयुक्त राष्ट्र दूत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें 5 अरब देशों बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और जॉर्डन से भी मुआवजे की मांग की गई। पत्र में आरोप लगाया गया कि इन देशों ने अपनी जमीन अमेरिका इजराइल के हमलों के लिए इस्तेमाल करने दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय तनाव के बीच में अमेरिका का बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़ा हुआ। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर घायल हैं गंभीर रूप से। पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। अमेरिका पहले भी इस तरह से दावा कर चुका है। अब एक बार फिर से अब अमेरिका के यहाँ पर सचिव की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि जिस रूप में अभी मुस्तफा खामनेई नजर आते हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। पीट हेग्सेथ ने एक बार फिर से रक्षा सचिव की तरफ से एक बार फिर से दावा किया गया। उन्होंने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर गंभीर रूप से घायल हैं, वो अभी रिकवरी मोड में हैं। अब वो कितने घायल हैं, कई जगहों पर तो ये भी दावा किया जाता है अमेरिका की तरफ से कि मुस्तफा खामनेई कोमा में है। एक बार फिर से उनकी तरफ से इसी दावे को दोहराया गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस समय की अगली बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई है। इमानुएल मैक्रो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में बातचीत हुई। पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होने की खबर है। हॉर्मुज को खोलने को लेकर इमानुएल मैक्रो से बात होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि इमानुएल मैक्रो के साथ में बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा है कि रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो। दरअसल उन्होंने बताया कि किस तरह से इमानुएल मैक्रो का कॉल आया है और पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि हमने वेस्ट एशिया के मसलों पर बातचीत की है और ये इस पे जरूर बातचीत की गई है कि जिस रूप में अभी हालात हैं, अर्जेंटली रिस्टोर सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और सिंपल सी बात उन्होंने एक बार फिर कहा, शांति और स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखेंगे। ये बात एक बार फिर से दोहराई गई है। आप समझिए जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, भारत लगातार नजर भी बनाए हुए है। हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा कोशिश है कि शांति बहाल हो। यही वजह है कि कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भी पीएम मोदी की बातचीत हुई, 40 मिनट तक बातचीत। और अब उसके बाद में फ्रांस के साथ में बातचीत का भी जिक्र यहाँ पर सामने आ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच में बातचीत होने की खबर, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि वी विल कंटिन्यू एंड क्लोज कोऑपरेशन टू एडवांस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट। आप ये समझिए कि जिस तरह से रीजन में अभी भी तनाव बना हुआ है, उसको शांति बनाए रखने के लिए, स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तमाम एफर्ट्स लगाने। इसी बीच एक और खबर जान लीजिए। बड़ी खबर ये आई, सीजफायर के बीच में अमेरिका ने एक बार फिर से दे दी है धमकी। ईरान की अगर मदद की तो अंजाम होगा बुरा। अमेरिका कह रहा है मदद करने वाले तमाम जहाजों पर हमला किया जाएगा। नाकेबंदी जिसने नाकेबंदी तोड़ी तो उस पर हमला होगा। अमेरिका ने एक बार फिर से धमकी
धमकी दे दी है, धमका दिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने नाकेबंदी की, किसी जहाज को आने जाने नहीं देंगे, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस नाकेबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में कई जहाज यहां से गुजर चुके हैं। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।